एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बिहार के भूगोल को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से बिहार के पूरे प्रदेश को तीन अलग अलग स्थलाकृतियों में बांटा जा सकता है। एक तो पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र जो नेपाल के साथ बिहार की सीमा लगती है, वहाँ आता है। दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठारी क्षेत्र। देखिए, वैसे बिहार में ज़्यादा हिस्से मैदान फैला हुआ है। लगभग 96% जो एरिया है बिहार का, उस पर मैदान है, प्लेन है। पर थोड़ा बहुत हमें पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सोमेश्वर की श्रेणी है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है, जो नेपाल के साथ सीमा लगती है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। नेपाल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं, हिमालय की चोटियां हैं। और चूंकि बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो थोड़ी बहुत स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती ही हैं। पुरुष का थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है, नेवर का इम्पैक्ट तो होता ही है। वही प्रभाव बिहार में देखने को मिलता है और वो हमें सोमेश्वर के श्रेणी के रूप में देखा। हमने ये भी देखा कि बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सोमेश्वर की पहाड़ी, जिसका ऊंचाई लगभग 874 या 72 किलोमीटर के आसपास का है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कभी झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था और झारखंड पठारों को लेकर के फेमस है। झारखंड की जो स्थलाकृतियां हैं वहां पे पठार की भूमिका ज्यादा है, पठारी भाग ज्यादा है। तो झारखंड के साथ सीमा लगने की वजह से जिन हिस्से में बिहार की सीमा झारखंड को टच करती है, वहां पे हमें थोड़ा बहुत पठारी क्षेत्र देखने को मिल जाता है। पर कम ही हिस्सा है। पर्वतीय या तराई क्षेत्र को मिला दें और पठारी क्षेत्र को मिला दें तो कुल मिलाकर के महज 4% एरिया आता है बिहार का। बाकी एरिया मैदानी ही है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार के मैदान का क्या विशेषता है और बिहार के मैदान सॉरी, बिहार के मैदान के बाद हम समझेंगे कि पठारी क्षेत्र जो झारखंड के साथ हमारा सीमा लगता है बिहार का, वहां पे किस तरह की स्थिति है, इन चीजों को देखेंगे। अगर बिहार में हम मैदान की बात करें, मैदान की बात, तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का, कुल एरिया का 96% भाग मैदान में आता है। 96% क्षेत्रफल बिहार का वो किस में आता है? मैदान में आता है। यानी कि मात्र 4% एरिया बिहार का ऐसा है जो या तो सोमेश्वर की श्रेणियों के रूप में या तराई क्षेत्रों के रूप में, या फिर हम ये कहें कि जो झारखंड के साथ जो सीमा लगता है वहां पे हमें पठारी क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। नहीं? और बिहार के मैदान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मैदान निर्माण किया गया है गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा। अगर बिहार के मैदान की बात करें, बिहार का अगर हम एक रफ मैप ड्रॉ करने का प्रयास करें, कुछ इस तरीके से अगर हम बिहार को देखें, मान लें कि ये हमारा बिहार है, तो बिहार के बीचों बीच से एक नदी निकलती है, ये है गंगा नदी। और गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती है और ये सहायक नदियां अपने साथ लेकर के आती है बहुत सारे अवसाद, और इन अवसादों के निक्षेप से बिहार के विस्तृत मैदान का निर्माण होता है। गंगा नदी में दो तरह की नदियां मिलती है। एक नदी वो जो हिमालय से निकल करके नेपाल में बहती हुई आकर के गंगा नदी में मिलती है, और दूसरा नदी वो जो इधर जो हमारा पठार है, इन पठारों से निकल करके गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी बिहार के मैदान को दो अलग अलग हिस्से में बांटती है। गंगा नदी के ऊपर वाले जो हिस्से हैं उसको कहते हैं उत्तर बिहार का मैदान, जो कि मुख्य रूप से गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, बागमती, कमला, कोशी, महानदी जैसे नदियों से मिलकर के बनी हुई है। और नीचे के मैदान को कहते हैं कि दक्षिण बिहार का मैदान। ये मुख्य रूप से जो नदियां पठार से निकलती है उन नदियों से बनी हुई है, जिनमें कि कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन जैसे नदियां आती है।
तो बिहार के मैदान को मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं उत्तर बिहार का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान, और नीचे में हम बांटे तो दक्षिण बिहार का मैदान, बिहार का मैदान। इन दो समूह में बिहार के मैदानों को बांटा जा सकता है। उत्तर के मैदान में जितनी नदियां हैं वो सभी नदियां हिमालय से निकल करके आती है, तो उसमें लगभग साल भर पानी बहती रहती है, और इस वजह से उत्तरी मैदान में एक विशेषता तो यह है कि उत्तर का जो मैदान है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। लेकिन दूसरे तरफ इन नदियों में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो फ्लड यानी बाढ़ की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। और दरअसल हम देखें तो बिहार की स्थिति अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि जहां उत्तर बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, वहीं दक्षिण बिहार पानी की कमियों से हर साल जूझती है, और यहाँ पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हमें एक साथ बाढ़ और सूखे दोनों स्थिति का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इन चीजों को हमने देखा कि जो बिहार का मैदान है इनको दो हिस्से में बांटा जा सकता है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, और ये दोनों मैदान बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ होने के साथ साथ ये मैदान कृषि योग्य है, और कृषि योग्य होने की वजह से बिहार में पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है। तो ये था मैदान। अगर हम बिहार के पठारी भाग की बात करें तो बिहार में हमें पठार किस तरह से दिखता है। देखिए पठार जो बिहार में है ये मुख्य रूप से झारखंड के साथ सीमा लगने की वजह से बिहार में पठार देखने को मिलता है। पठार, पठार की अगर बात करें तो बिहार में पठार इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी बाउंड्री झारखंड के साथ लगती है, और झारखंड में बहुत ज्यादा पठार है। अगर हम कुछ इस तरीके से बिहार को ड्रॉ करने का प्रयास करें तो जो पठारी क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है इस वाले भाग में, और ये वाला जो भाग है इस वाले भाग में हमें देखने को मिलता है पठारी क्षेत्र। और ये जो पठार है यानी कि इधर आपको झारखंड मिलेगा, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के एक पृथक राज्य बना था। तो यहाँ पे हमें पठार देखने को मिलता है, और ये पठार हमें दो तरह के चट्टान से मिलकर के बने होते हैं। एक विंध्य श्रेणी की चट्टान, विंध्य चट्टाने, और ये जो चट्टाने हैं ये देखने को मिलता है हमें धारवाड़ का चट्टान, धारवाड़ का चट्टान है। तो बिहार में जो पठार बना हुआ है वो दो अलग अलग श्रेणी के चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, एक विंध्य श्रेणी के चट्टान और दूसरा धारवाड़ श्रेणी का चट्टान। जो धारवाड़ श्रेणी के चट्टान से मिला हुआ क्षेत्र है मुख्य रूप से जो मुंगेर है, नवादा है, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, और जो पठार विंध्य श्रेणी की चट्टानों से मिलकर बने हैं इसमें रोहतास, कैमूर, उसके बाद गया जैसे प्रांत देखने को मिलता है। देखिए थोड़ी बहुत बिहार में पठार है, और इस पठार की वजह से हमें खनिज भी बिहार में मिल जाते हैं। हालांकि ज्यादा जो खनिज वाला क्षेत्र था वो तो झारखंड में चला गया, पर इन पठारों की वजह से थोड़ी मात्रा में ही सही हमें खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि बिहार के अंतर्गत कौन कौन सा खनिज मिलता है, और ये खनिज किन राज्यों में मिलता है, किन जगह पर मिलता है। 2000 ईस्वी में जब बिहार का विभाजन हुआ तो बिहार के लिए सबसे दुख की बात यही रही कि हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। हमारा आर्थिक गतिविधि पूरी तरीके से कृषि पे आधारित हो गया, और हमारा कृषि भी पूरी तरह से प्राचीन पद्धति से हम देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा आधुनिकता नहीं है, और ये कृषि मानसून पर निर्भर है। इस वजह से बिहार आर्थिक दृष्टि से लगातार पीछे होता चला गया। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम बिहार के भौतिक विभाजन को समझ सकते हैं कि बिहार को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं इनकी
मैदान को, इनकी ज्योग्राफी को, जिनमें कि एक तो हमें विंद एक तो हमें पर्वतीय या जो तराई क्षेत्र है वो देखने को मिलता है, जो कि खास करके पश्चिम चंपारण जिले में, जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वहां पे देखने को मिलता है। दूसरा, बिहार में मैदान बहुत ज्यादा विस्तृत है और ये मैदान बनाया गया है गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा। गंगा नदी चूंकि बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, इस वजह से हम बिहार के मैदान को दो अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एक उत्तर बिहार का मैदान, जिसमें कि वो नदियां मतलब गंगा में मिलने आती है जो हिमालय से निकलती है, और इस वजह से ये मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ होने के साथ साथ बाढ़ के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब देखा जाता है, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरी तरफ जो दक्षिण बिहार का मैदान है, ये मैदान जो नदियां पठार से निकलती है और बिहार में बहती है, उन नदियों के द्वारा बनाया गया है। हालांकि ये मैदान भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, पर यहाँ पे बाढ़ की संभावना बहुत कम होता है, बाढ़ नहीं के बराबर आते हैं। तो ये था बिहार का भौतिक विभाजन। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।